हेलो एवरीवन, आज हम करंट की एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को कवर करेंगे। तो ये न्यूज़ इंटरनेशनल डोमेन से लेकर आ रही है। द यूनिवर्सिटी अंडर अटैक, यूनिवर्सिटीज़ अंडरमाइंड। मतलब कि जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है उसको कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है, ऐसी न्यूज़ सामने आ रही है। और इसमें ट्रंप का हाथ बताया जा रहा है कि ट्रंप का हाथ इसमें है। ये न्यूज़ चर्चा में क्यों है? ट्रंप प्रशासन हार्वर्ड विश्वविद्यालय के 3.2 बिलियन डॉलर के अनुदान और अनुबंधों को रोक रहा है। तो जो ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन है, तो ये सबसे पहले तो ये आप देखिए, ये अमेरिका की यूनिवर्सिटी है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। तो इसको जो अनुदान और अनुबंध जो मिलने थे उनको रोका जा रहा है। अनुदान मीन्स जो ग्रांट्स या इनको कुछ भी सरकारी सहायता कुछ भी मिलना था तो उन पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। हार्वर्ड की कर मुक्त स्थिति को रद्द करने की दिशा में एक कदम उठाया जा रहा है, जिससे उसे कुछ 100 मिलियन डॉलर का नुकसान होगा। मतलब कि पहले इसका एक ऐसी स्थिति थी, ये जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है इसको टैक्स नहीं देना पड़ता था, लेकिन अब उसको भी टैक्स लगाने की एक ऐसी विचारधारा बन रही है जिससे कुछ 100 मिलियन डॉलर का नुकसान होने की संभावना बन रही है। फंडिंग रोकने का दावा किया जा रहा है। कुछ समाचार या स्रोतों न्यूज़पेपर्स के जरिए बताया जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय की फंडिंग पर रोक लगाने की घोषणा की है। विशेष रूप से 2.2 बिलियन डॉलर के अनुदान और 60 मिलियन डॉलर के अनुबंधों को रोका गया है। कुछ पोस्ट में 3 बिलियन डॉलर तक की फंडिंग रोकने की बात भी कही गई है। इसके अलावा 100 मिलियन डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट्स को रद्द करने की खबर भी सामने आ रही है। तो ये ट्रंप जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके द्वारा ये फैसले लिए जा रहे हैं। इसका कारण क्या है? फंडिंग रोकने का मुख्य कारण है विश्वविद्यालय में यहूदी विरोधी भावनाओं और फिलिस्तीन समर्थक प्रदर्शनों को नियंत्रित करने में कथित असफलता बताया गया है। आपको पता ही है, जो इजराइल और पैलेस्टाइन का जो विवाद चल रहा है, युद्ध चल रहा है, उसमें जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है विश्वविद्यालय, वहाँ पर कुछ लोग यहूदी का विरोध करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स, और कुछ फिलिस्तीन को समर्थक करते हैं। तो इसी तरह से जो उनके आपस में जो मतभेद हैं उनको कि कंट्रोल नहीं किया जा रहा है। तो ये एक असफलता है। कुछ पोस्ट में ये भी दावा किया जा रहा है कि हार्वर्ड पर इस्लामी कट्टरपंथ को बढ़ावा देने का आरोप लगाया गया कि जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, ऐसा कहा जा रहा है कि उस पर अब इस्लाम का जो एकाधिकार होता जा रहा है। इसी वजह से जो हार्वर्ड को अनुदान और अनुबंध जो मिलने थे उनको रद्द करने की खबर सामने आ रही है, जिसके आधार पर ट्रंप प्रशासन ने ये ऐसे कदम उठाए हैं। इसके अलावा एक कारण और बताया जा रहा है, ट्रंप प्रशासन ने हार्वर्ड की विविधता, समानता और समावेशन नीतियों पर सवाल उठाए हैं। प्रशासन भर्ती और दाखिला प्रक्रियाओं में बदलाव की मांग की है, जिसे हार्वर्ड ने खारिज कर दिया है। हार्वर्ड का जवाब क्या है? जो यूनिवर्सिटी उसका क्या रिप्लाई आता है? हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने इन मांगों को खारिज करते हुए कहा है कि यह उनकी शैक्षणिक स्वतंत्रता, स्वायत्तता पर हमला है। विश्वविद्यालय ने अपनी स्वतंत्रता को किसी भी हालत में ना छोड़ने की बात कही है। उन्होंने कहा कि हम अपनी आज़ादी को किसी भी हाल में नहीं छोड़ेंगे। हार्वर्ड के प्रोफेसरों ने अमेरिकी शिक्षा विभाग के खिलाफ मुकदमा दायर किया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि फंडिंग रोकना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शैक्षणिक स्वतंत्रता पर गैर कानूनी हमला है। तो अब याचिका दायर की गई है हार्वर्ड के प्रोफेसरों के द्वारा, एक मुकदमा दायर किया गया उस कोर्ट में, कि जिसमें ये कहा जा रहा है कि जो फंडिंग रोकी गई है यूनिवर्सिटी की, उसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर एक हमला है, ऐसा कहा जा रहा है। तो इट मीन्स अब ट्रंप प्रशासन और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बीच भी मतभेद बढ़ सकते हैं। इससे क्या होगा? विदेशी छात्रों पर कुछ प्रभाव पड़ेगा। क्या प्रभाव हो सकता है? ट्रंप प्रशासन ने हार्वर्ड में विदेशी छात्रों के दाखिले पर भी रोक लगाने की बात रखी है। इसमें मौजूदा शैक्षणिक सत्र में पढ़ रहे 10,158 अंतर्राष्ट्रीय छात्रों, जिसमें 788 भारतीय छात्र हैं, उन पर असर पड़ सकता है। कुछ पोस्ट में ये भी बताया जा रहा है कि पहले से पढ़ रहे छात्रों की डिग्री भी खतरे में हो सकती है। तो ऐसी न्यूज़ सामने आ रही हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि जो विदेशी छात्र हैं उन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ने वाला, जो उनकी डिग्री चल रही थी उनको भी खतरा हो सकता है, बीच में छोड़नी पड़ सकती है।
इससे भारतीय छात्रों में भी चिंता का माहौल है, क्योंकि भारत के जो छात्र हैं 788 जो स्टूडेंट्स हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में बताए जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें अन्य विश्वविद्यालयों में दाखिला लेना पड़ सकता है और हार्वर्ड को इस फैसले के खिलाफ कोर्ट में जाना होगा। अब देखिए विवाद और प्रतिक्रिया क्या है। कुछ पोस्ट में इसे डीप स्टेट और ट्रंप प्रशासन के बीच टकराव के रूप में देखा जा रहा है। हार्वर्ड ने फंडिंग रोकने के फैसले को अपनी स्वतंत्रता पर नियंत्रित करने की कोशिश बताया है। हार्वर्ड कह रहा है कि जो हमारी स्वतंत्रता है उसको नियंत्रण करने की कोशिश की जा रही है ट्रंप प्रशासन के द्वारा, इसीलिए उनके द्वारा एक मुकदमा दायर किया गया। दूसरी तरफ कोलंबिया विश्वविद्यालय ने ट्रंप प्रशासन की कुछ मांगों को मान लिया, जिससे छात्रों और शिक्षकों की आलोचना की है। मतलब कि जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी है तो उन्होंने ट्रंप की कुछ बातें मान ली हैं, ट्रंप जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी, जिससे जो वहाँ के स्टूडेंट्स हैं और टीचर्स हैं उन्होंने आलोचना करी है। अब इसके लिए सुझाव क्या हो सकते हैं? आधिकारिक स्रोतों की जांच होनी चाहिए। हार्वर्ड विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट, अमेरिकी शिक्षा विभाग या विश्वसनीय समाचार स्रोत जैसे कि न्यूयॉर्क टाइम्स, बीबीसी के नवीनतम जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। मतलब इसलिए सुझाव ये है कि जो रेलिवेंट सोर्स हैं उस पर ही यकीन करना चाहिए। हर कोई ऐसे पोस्ट में कुछ भी कह देगा सोशल मीडिया पर, उसको आपने नहीं यकीन करना है। इससे क्या होगा? मतभेद बढ़ेगा, विवाद बढ़ना शुरू होगा, फिर हिंसा की खबरें भी सामने आ सकती हैं। कानूनी स्थिति क्या है? हार्वर्ड द्वारा दायर मुकदमे की प्रगति पर नजर रखें, क्योंकि यह फंडिंग और दाखिला नीतियों पर अंतिम निर्णय को प्रभावित कर सकता है। मतलब जो भी कानूनी प्रक्रिया अभी चलेगी हार्वर्ड और जो ट्रंप प्रशासन के बीच, तो उन पर नज़र रखनी होगी। मतलब जो अपडेट्स आते रहेंगे उनको ध्यान में रखना होगा। छात्रों के लिए क्या है? अगर छात्रों के लिए एक सुझाव है कि अगर आप हार्वर्ड में पढ़ रहे हैं या आपका कोई रिश्तेदार जो कोई भी इस यूनिवर्सिटी में मतलब स्टडी कर रहा है तो या दाखिला लेने की योजना बना रहा है, तो विश्वविद्यालय के प्रशासन से संपर्क करें और नवीनतम अपडेट्स के लिए उनकी जो आधिकारिक घोषणा या वेबसाइट है उस पर ही भरोसा करें, उनको ही फॉलो करें। तो इसके बाद अब हम बात करते हैं भारत के संदर्भ में जो विश्वविद्यालय उन पर हमले किस प्रकार से होते हैं। ये तो हमने देखा था कि इंटरनेशनल डोमेन में कि जो ट्रंप प्रशासन है उसने जो भी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है उसको अनुदान अनुबंध जो लगे हुए थे उनको ख़त्म करने की बात की जा रही है। अब भारत के संदर्भ में शारीरिक हिंसा और परिसर में अशांति होती है, तो शारीरिक हिंसा बहुत आम बात बन चुकी है भारत में। अब हर एक विश्वविद्यालय में या कहीं ना कहीं आपको ज़रूर सुनने को मिलता होगा कि इस कॉलेज में, इस यूनिवर्सिटी में, इस स्टूडेंट्स के साथ ये ऐसा हुआ, कुछ फिजिकली टॉर्चर किया गया या कुछ भी। तो ऐसे में हम कुछ यूनिवर्सिटीज़ और कुछ मामले देख लेते हैं जिसमें कुछ ऐसी खबरें सामने आई थी। डॉक्टर BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय महू 2025 में, महू जो कि MP के एक स्टेट में है, MP स्टेट में एक डिस्ट्रिक्ट में है, इसमें ऐसा दावा किया गया था कि मध्य प्रदेश के महू में डॉक्टर BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय में बाहरी तत्वों ने छात्रों पर लाठी डंडों से हमला किया। यह घटना कथित तौर पर धार्मिक कार्यक्रमों के नाम पर हुई थी और विश्वविद्यालय प्रशासन पर आरोप लगे हैं कि वह इन हमलावरों को बुलवाकर छात्रों पर हमला करवाता है। तो अब देखिए ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई कॉलेज है या कोई यूनिवर्सिटी है तो बाहर से आकर कोई भी हमला कर दे। इट मीन्स कि अंदर का कहीं ना कहीं तो उनका आपस में मेलजोल होगा ही, है ना। ऐसे कोई आगे थोड़ी ना, और उस पर फिर कोई ख़ास इतना ज़्यादा एक्शन भी नहीं लिया गया। तो इस ऐसे में बहुत से जो मन में संदेह है वो उठते हैं। यह घटना छात्रों की सुरक्षा और परिसर में बाहरी हस्तक्षेप के मुद्दों को उजागर करती है। तो आप ये देख सकते हैं, ये है महू मध्य प्रदेश की एक यूनिवर्सिटी है, डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी। दूसरा केस आता है भटिंडा, पंजाब का है। भटिंडा के एक विश्वविद्यालय में दो छात्र गुटों के बीच विवाद होता है। मतलब दो ग्रुप बने होते हैं, ठीक है। जैसे पता ही है कॉलेज यूनिवर्सिटी में ग्रुपिंग हो जाती है स्टूडेंट्स की कि हम इस ग्रुप के हैं, हम इस ग्रुप के। तो इसी तरह दो गुटों के बीच विवाद हुआ जिसमें बिहार के छात्रों पर हमले की बात सामने आई है। इस घटना ने शैक्षणिक संस्थानों में छात्रों की सुरक्षा पर भी सवाल उठाए हैं। इस तरह की घटनाएं क्षेत्रीय और सामाजिक तनावों को दर्शाती हैं जो कि विश्वविद्यालय परिसरों में हिंसा का कारण बन सकती हैं। तो ये देखिए, इस पर एक न्यूज़ भी आई है। ये हाल ही की खबर है, 22 मई की है 2025 की। बिहार स्टूडेंट्स बीटन अप इन भटिंडा यूनिवर्सिटी, बीजेपी सीक्स एक्शन। मतलब बीजेपी के द्वारा एक्शन लेने की बात कही जा रही है। अब देखिए इसके बाद तीसरा मामला है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय 2016, और इसके बाद में 2016 में जवाहरलाल नेहरू विद्यालय
यूनिवर्सिटी छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार और अन्य छात्रों की गिरफ्तारी ने व्यापक विवाद खड़ा किया है। यह गिरफ्तारी एक कार्यक्रम के बाद हुई है जिसमें कथित तौर पर भारत विरोधी नारे लगाए गए थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पर छात्रों को राष्ट्र विरोधी करार देने का आरोप लगा है। इसके अलावा 2020 में जेएनयू परिसर में नकाबपोश हमलावरों द्वारा छात्रों और शिक्षकों पर हमला किया गया, जिसमें कई लोग घायल हुए और इस घटना को राजनीतिक रूप से प्रेरित माना गया है। मतलब कि यूनिवर्सिटी में ऐसी खबरें अब आती ही रहती हैं। ऐसे बहुत सी हिंसक घटनाएं हुई हैं। हैदराबाद विश्वविद्यालय 2016 की दलित छात्र रोहित वेमुला की आत्महत्या ने विश्वविद्यालय को सामाजिक और राजनीतिक दबावों को उजागर किया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और विश्वविद्यालय प्रशासन पर दलित छात्रों को निशाना बनाने का आरोप लगा है, जिसके बाद व्यापक विरोध प्रदर्शन भी हुआ है। तो जो रोहित वेमुला थे उनकी हत्या का मामला सामने आया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। स्टूडेंट्स ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद पार्टिसिपेटेड इन अ प्रोटेस्ट इन फ्रंट ऑफ कैंपस मेन गेट के सामने ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दलित स्टूडेंट सुसाइड केस फाइल्ड अगेंस्ट यूनियन मिनिस्टर वाइस चांसलर। मतलब ऐसा कहा जा रहा है कि उनको मतलब टॉर्चर किया गया था मानसिक तौर पर, और उन्होंने फिर जो रोहित वेमुला थे उन्होंने फिर सुसाइड का रास्ता अपना लिया। तो अब देखिए एक और मामला आता है, तिरुपति में दलित छात्र पर हमला। ये मई 2025 की न्यूज़ आ रही है। इसमें ऐसा दावा किया गया है कि तिरुपति में एक अंतिम वर्ष के इंजीनियरिंग दलित छात्र को कथित तौर पर मानववादियों ने अपहरण करके जातिगत आधार पर अपमानित किया गया है और घंटों तक पीटा है उसे। यह घटना विश्वविद्यालय परिसरों में जातिगत हिंसा की समस्या को दर्शाती है। तो अब देखिए, कोई भी किसी छात्र को अपने तरीके किसी भी तरह से टॉर्चर कर रहा है, उसको मारा पीटा जा रहा है और इसमें प्रशासन कुछ एक्शन नहीं ले रहा है। प्रशासन कोई भी इस मतलब उन जो भी ये ऐसे दंगे करते हैं उन पर कोई भी केस फाइल नहीं हो रहे हैं, या उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिए जा रहे हैं। तो ऐसे में क्या है कि प्रशासन की ही गलती बनती है, क्योंकि प्रशासन किस लिए बनाया जाता है, ताकि पूरे जो भी कॉलेज यूनिवर्सिटी है उसके पूरे मैनेजमेंट को मतलब कंट्रोल करे। लेकिन जब प्रशासन ही ऐसे घटनाओं में पीछे हट जाता है तो सवाल बहुत ज़्यादा खड़े हो जाते हैं। तो ये देखिए न्यूज़ भी आई थी इस पर। दलित छात्र को 4 दिन तक उन्होंने बंधक बनाया था। और एक बात देखिए, पेशाब पिलाया गया और बेरहमी से पीटा गया। तिरुपति से रूह कंपा देने वाला ये मामला है। और अब देखिए, आज भी अगर देखते हैं अपने समाज में दलित छात्रों के साथ बहुत ज़्यादा अन्याय होता है, उन्हें बहुत ही ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता है। इसके बाद देखिए वैचारिक और प्रशासनिक दबाव अशोका विश्वविद्यालय का है। प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद की गिरफ्तारी हुई थी और उनकी गिरफ्तारी ऑपरेशन सिंदूर पर एक सोशल मीडिया पोस्ट के कारण हुई थी, जिसके लिए भारतीय न्याय संहिता की गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने बाद में उन्हें अंतरिम जमानत दी है। यह घटना शैक्षणिक स्वतंत्रता पर दबाव का उदाहरण मानी जाती है। और ऐसे दावे किए गए आरएसएस और बीजेपी विश्वविद्यालयों में वैचारिक नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे शैक्षणिक स्वायत्तता खतरे में पड़ रही है। तो अब देखिए, ये न्यूज़ ऐसा दावा किया जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा कि जो आरएसएस और बीजेपी है विश्वविद्यालयों में अपने जो विचारों को नियंत्रण करना चाहते हैं, मतलब पूरी तरह से अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं कि हम जो कहें वही छात्र बोलें, वही स्टूडेंट्स, टीचर, सभी लोग वही पढ़ें और वही कुछ करें। तो ऐसी कोशिश की जा रही है उनके द्वारा, जिससे क्या होगा कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी जो भी आज़ादी है, स्वायत्तता है, वो खतरे में पड़ सकती है। दिल्ली विश्वविद्यालय का एक मामला आता है। एक प्रोफेसर ने दावा किया कि सरकार सुनियोजित ढंग से शैक्षणिक संस्थानों और अनुसंधान पर हमला कर रही है, विशेष रूप से मुस्लिम फैकल्टी को निशाना बनाकर। तो अब देखिए, जितने भी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल्स हैं उन पर जो मुस्लिम फैकल्टी है उनको निशाना बनाया जा रहा है। और इस पर जो भी आज की जो गवर्नमेंट है वो अपना पूरी तरह से कंट्रोल करना चाहती है। इसे शिक्षा और विवेक पर हमला भी बताया गया। इसके अलावा अगर हम बात करें, विश्वविद्यालय परिसर में एक पक्षपात पूर्ण पुस्तक के लिए कार्यक्रम आयोजित करने की बात ने बौद्धिक ईमानदारी पर सवाल उठाए हैं। तो बहुत से ऐसे जब न्यूज़ आती है तो बहुत से मन में सवाल खड़े होते हैं कि जो प्रशासन है वो कुछ नहीं कर रहा, मतलब उसका जो फ़र्ज़ है, जो उसका काम है वो कर ही नहीं रहा। तो ऐसे में स्कूल कॉलेज में जो जैसा चाहे वही व्यवहार कर रहा है।
तो इससे क्या है कि मानव अधिकारों का उल्लंघन होता जा रहा है। यूजीसी नियमों में बदलाव, एक ऐसा भी दावा किया जा रहा है कि यूजीसी जो द्वारा वाइस चांसलर और शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति के लिए प्रस्तावित नए नियम आरएसएस विचारकों को विश्वविद्यालयों में स्थापित करने का एक प्रयास है। यह शैक्षणिक स्वायत्तता पर एक और हमला माना जा रहा है। अब देखिए, इसके साथ ही अगर हम देखें तो शैक्षणिक जो इंस्टीट्यूशंस हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, उन पर साइबर अटैक भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। भारत में शैक्षणिक संस्थान साइबर हमलों का सबसे बड़ा निशाना है, जो प्रति सप्ताह औसतन 8,195 हमले झेलते हैं, जो वैश्विक औसत को दुगना है। मतलब पूरे विश्व की अगर हम औसत देखें 3,355 है, उससे दुगना है 8,000 जो ऐसे केसेस है साइबर क्राइम के, साइबर अटैक के वो तो भारत में ही हो जाते हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान रिमोट लर्निंग और डिजिटाइजेशन ने हमलों की संख्या को और ज़्यादा बढ़ावा दिया है। 2022 में जो स्वच्छ भारत मिशन से जुड़े स्वच्छ सिटी प्लेटफॉर्म पर हैकर्स ने हमला कर दिया है और 16 मिलियन यूज़र का डेटा चुरा लिया है, जिसमें ईमेल, पासवर्ड, हैश और फ़ोन नंबर शामिल थे। 2023 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IITs और अन्य विश्वविद्यालयों में डेटा उल्लंघन, रैंसमवेयर और रैंसमवेयर के हमले बढ़ रहे हैं, जैसे कि IIM कोझिकोड और तमिलनाडु के तकनीकी शिक्षा निदेशालय पर हमले किए गए थे। एम्स दिल्ली का न्यूज़ आती है, दिसंबर 2022 की न्यूज़ है ये। एम्स दिल्ली पर एक बड़े पैमाने पर साइबर अटैक में 1.3 टेराबाइट डेटा एनक्रिप्ट किया गया था। हमलावरों ने 200 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी है, जो कि क्रिप्टो करेंसी में थी। यह हमला स्वास्थ्य क्षेत्र में साइबर सुरक्षा को कमजोरियों को दर्शाता है। अगर इसका विश्लेषण किया जाए तो शारीरिक हिंसा होती है। विश्वविद्यालय परिसरों में हिंसा की घटनाएं अक्सर सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक तनावों से जुड़ी होती हैं। JNU और हैदराबाद विश्वविद्यालय जैसे मामलों में छात्र संगठनों और प्रशासन के बीच टकराव हो रहा है। ये एक प्रमुख कारण है। वैचारिक दबाव बढ़ रहा है। RSS और BJP पर विश्वविद्यालयों में वैचारिक नियंत्रण स्थापित करने के आरोप लगाए जा रहे हैं, जिसमें शैक्षणिक स्वायत्तता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सवाल उठे। अशोका और दिल्ली विश्वविद्यालय इसके उदाहरण हैं। साइबर क्राइम, डिजिटल युग में जो विश्वविद्यालय में संवेदनशील डेटा है, जैसे कि छात्रों की जानकारी, अनुसंधान, उनका डेटा, उनकी मौजूदगी उन्हें साइबर अपराधियों का आसान निशाना बनाती है। अपर्याप्त साइबर सुरक्षा उपाय इस समस्या को और ज़्यादा बढ़ाते हैं। सुझाव क्या हो सकते हैं इसके लिए? छात्र सुरक्षा, विश्वविद्यालयों को परिसर में सुरक्षा बढ़ानी चाहिए। बाहरी हस्तक्षेप को रोकने के लिए सख्त नीतियां लागू करनी चाहिए। तो जो विश्वविद्यालय के प्रशासन है, उनको ये कदम जरूर उठाने चाहिए। शैक्षणिक स्वायत्तता, सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन को शैक्षणिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए पारदर्शी और निष्पक्ष नियुक्ति प्रक्रियाएं अपनानी चाहिए। साइबर सुरक्षा, विश्वविद्यालयों को मजबूत साइबर सुरक्षा ढांचा विकसित करना चाहिए, जिसमें नियमित ऑडिट, डाटा बैकअप और कर्मचारी प्रशिक्षण शामिल होते हैं। आधिकारिक जानकारी, मतलब अगर आपको किसी भी चीज़ की अपडेट चाहिए, न्यूज़ चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, जो विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट होती है उनको ही आप फॉलो करें। UGC या विश्वविद्यालय समाचार स्रोत जैसे कि द हिंदू और या टाइम्स ऑफ इंडिया, इस पर ही भरोसा करना चाहिए। इसके अलावा जो छोटे छोटे न्यूज़पेपर या TV चैनल्स होते हैं, न्यूज़ चैनल, उन पर आपको भरोसा नहीं करना है, क्योंकि वो हर बार सही न्यूज़ नहीं देते हैं। तो ये थी हमारी आज की न्यूज़, जिसमें हमने पहले तो इंटरनेशनल डोमेन की न्यूज़ की, जिसमें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को जो अनुबंध, जो भी उन्हें अनुदान मिलने वाले थे, ट्रंप प्रशासन के द्वारा उन पर रोक लगाई जा रही है और इसके जो भी कारण बताए जा रहे हैं, हमने उनको डिस्कस किया। दूसरा, हमने भारत के संदर्भ में देखे कि विश्वविद्यालयों पर कैसे कैसे अटैक होते हैं और इसमें क्या कारण जिम्मेवार रहते हैं और इसके लिए प्रशासन को क्या क्या सुझाव करने चाहिए, मतलब क्या क्या सुधार कर सकते हैं प्रशासन। तो मिलते हैं हम अपनी नई न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।